हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो थर्ड चैप्टर जिसका नाम है चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं कि आखिर चुनाव आयोग के कार्य होते क्या हैं। तो बच्चों, पहला चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। मतलब क्या होता है, किस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, इस चीज के जो निर्णय होता है वो चुनाव आयोग करता है। दूसरा काम होता है मतदाता सूची तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट, कि सभी लोगों के नाम सही से डले हुए हैं कि नहीं डले हुए, इन सभी चीजों का निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग। तीसरा क्या है बच्चों? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि हाँ भाई, तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हो या कौन से राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन सभी को मान्यता देने का काम किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। चौथा कार्य होता है राजनीतिक दलों को क्या करना? चुनाव चिन्ह देना। आपने देखा होगा ना, झाड़ू, छाप, साइकिल या अदर जो भी होते हैं, ये सभी चीजें कौन करता है? चुनाव आयोग देता है। इसके साथ पांचवा कार्य क्या होता है? विधानसभा, संसद या सांसद या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट कार्य होता है बच्चों आचार संहिता को लागू करना। अब आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि चुनाव के एक दिन पहले कोई भी चुनावी उम्मीदवार जो होता है वो किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अगर कोई भी चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है और भविष्य के लिए उसे चुनाव में पार्टिसिपेट ना करने के लिए दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है चुनाव की तिथि घोषित करना है। चुनाव कब होने वाले हैं, इस बात का निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग। फिर वोट, यानी वोट डलवाना, यानी वोट क्या है, किस तरीके से डलेगा, इस चीज का भी निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और वोटों की गिनती भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यानी वोट कितने पड़े हैं, ठीक है, और उनके परिणाम जो है, उनके रिजल्ट भी कौन घोषित करता है? चुनाव आयोग। तो ये होते हैं सभी चुनाव आयोग के कार्य। अब बात करते हैं चुनाव प्रणाली के बारे में। तो बच्चों याद रखिएगा कि भारत में दो प्रकार की चुनाव प्रणालियां होती है। एक होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक होती है सार्वधिक मत प्रणाली। चलिए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पूरे देश को क्या किया जाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है? बहुत सारे उम्मीदवार चुने जाते हैं, है ना। इसीलिए इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, एकल संक्रमणीय सिद्धांत कहते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। अब बात करते हैं इस प्रणाली के आखिर गुण क्या है। तो बच्चों याद रखना कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, जो भी पार्टी होती है उसे वोटों के अनुपात में सीटें मिलनी चाहिए। यानी सपोज करो कि 10 लाख वोट मिले तो कितनी सीट होंगी? 1 सीट होंगी, है ना। दूसरा क्या होता है, इस प्रणाली में जो मतदाता होता है बच्चों, वो एक भी वोट बेकार, जो वोट हम डालते हैं ना, वो वोट हमारा बेकार नहीं जाता है। तीसरा क्या है, इस प्रणाली में बच्चों राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। राष्ट्रीय हित पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब इसके अवगुण या दोष क्या है बच्चों? जैसे आपको पता हो, गठबंधन सरकार होने के कारण सरकार क्या होती है? स्थिर होती है, ठीक है। गठबंधन सरकारें होती है। जैसे अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे अभी चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के, तो क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी को लगभग 292 सीटें मिली थी। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी नहीं थी, कांग्रेस वो इंडिया थी जो गठबंधन की सरकार थी, उसे मिले थे 142 सीटें, आई थिंक मिली, 32 सीटें उसे मिली थी, ठीक है। लेकिन अगर क्या होते, जैसे अब जीता कौन? यहाँ मोदी जी जीत गए। लेकिन अगर क्या होता बच्चों कि अगर नीतीश यादव है जो बिहार के हैं, ठीक है ना, नीतीश लाल, अगर वो कांग्रेस की गठबंधन में चले जाते तो फिर सरकार मोदी जी की गिर जाती, फिर कांग्रेस सरकार बनती। इस तरीके से होता है बच्चों। ये प्रणाली बहुत खर्चीली होती है और ज़्यादातर लोग इसे अधिक खर्चीली होती है, ठीक है, और वोटों की गिनती की जाती है। ये प्रणाली बहुत ज़्यादा कठिन होती है बच्चों, और कई बार ये वोटर जो होते हैं ना, मतदाता, इस प्रणाली को समझ नहीं पाते हैं। तो ये होते हैं सार्वधिक मत प्रणाली के गुण और दोष। अब बात करते हैं सार्वधिक मत प्रणाली, ठीक है। समानुपातिक बताया, सार्वधिक मत प्रणाली जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सार्वधिक मत प्रणाली, इस प्रणाली में क्या होता है, पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है।
आम मतदाता क्या करता है, बेसिकली प्रत्याशी या उम्मीदवार को वोट डालता है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं संजीव, हम लोग मुकुंदपुर में बुराड़ी में रहते हैं, तो संजीव झा को वोट दिया, तो हम उसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक दलों को वोटों के अनुपात में कम या ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादातर इंग्लैंड, अमेरिका और भारत जैसे देशों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके बारे में मैंने अभी समझाया कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदाता जो यानी वोटर जो होते हैं वो राजनीतिक दलों यानी पार्टीज को वोट देता है और हर राजनीतिक दल को वोटों के अनुपात में ही सीटें मिलनी चाहिए। ये बेसिकली इजराइल, नीदरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में अपनाई जाती है। अब बात करते हैं पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में। तो बच्चों ये तो एक तरीके से जहरी है, मैं मानता हूँ। अब है क्या, समझते हैं। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है बच्चों, धर्म और जाति के आधार पर क्या होता है, चुनाव क्षेत्र बांट दिए जाते हैं। और इस चुनाव में क्या होता है, केवल निश्चित जाति के धर्म और लोग ही क्या करते हैं, मतलब उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं, कोई दूसरे धर्म का लोग वोट नहीं डाल सकते। ठीक है ना। और ये अंग्रेजों ने भारत में एकता को नष्ट करने के लिए यानी भारत की एकता को तोड़ने के लिए नीति बनाई थी। एक होता है आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, सभी मतदाता वोट डालते हैं और उसी समुदाय या वर्ग का होगा जिसके लिए सीटें आरक्षित होंगी। ठीक है ना, उसी समाज के लोग होंगे। आज लोकसभा में जैसे मैंने बात करी 543 सीटों में से 79 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए होता है, 41 सीटें जो होती है वो एसटी के लिए होता है। और लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या होती है, आरक्षित होती हैं। ये मांग की गई थी लेकिन 2014 में इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था मोदी जी की सरकार में। तो ये था मेरे, धन्यवाद। एक टॉपिक मैंने बच्चों इसमें और जोड़ दिया है, जैसे परिसीमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करता है, चुनाव कहाँ होंगे, इस बात का जो डिसीजन लेता है वो परिसीमन आयोग होता है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति ने की थी। इसके कार्य क्या होते हैं बच्चों, कि जैसे पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कर दिया जाता है। जनसंख्या बदलने के कारण क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, जनसंख्या घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है। जनसंख्या में समानता लाने के लिए चुनाव क्षेत्र क्या किए जाते हैं, सीमांकित किए जाते हैं हर साल। तो बस ये चैप्टर कंप्लीट।